हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। रेप एंड मैरिज इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है एक सोशल इशू पे। क्या एक शादीशुदा औरत अपने पति पे रेप का एक्यूजेशन लगा सकती है या नहीं लगा सकती, डिटेल में देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ आर्टिकल है। आज भी हमने वही काम किया है, ग्रामर और वोकैबुलरी को अलग से लेके पढ़ेंगे और आप जो भी पढ़ेंगे इस क्विज पे करेंगे अप्लाई। इससे आपको पता लगेगा आपने कितना सीखा। एक ट्राई ज़रूर से शुरू में दें और लास्ट में मिलेगा सॉल्यूशन आपको इसका लाइव। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। सिंपल सा इसका टाइटल है, कह रेप एंड मैरिज, शादी और रेप, है ना। कह ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ विमेन। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फेलियर पे, सुप्रीम कोर्ट की नाकामयाबी पे। वो काय की है भाई, प्रोटेक्ट करने की, महफूज करने की राइट्स को, अधिकारों को औरतों के, है ना, विमेन के। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे मैरिटल और अदर रिलेशनशिप बिटवीन द परपेट्रेटर विक्टिम कैन नॉट बी ए रेप डिफेंस। कह रहे मैरिटल हो या फिर अदर हो। मैरिटल का मतलब है रिलेटेड टू योर मैरिज, शादीशुदा, और अदर मतलब कोई और। कह रहे कैसी भी रिलेशनशिप हो, चाहे शादीशुदा की हो चाहे कुछ और हो, किस किस के बीच, बिटवीन द परपेट्रेटर और विक्टिम। अब ये कौन कौन है? विक्टिम का मतलब शिकार और परपेट्रेटर का मतलब है रॉन्ग डूअर, कल्प्रिट, है ना, अपराधी। अपराधी और शिकार के बीच में चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, वो नहीं हो सकती रेप का डिफेंस। उस रिलेशनशिप के भरोसे आप रेप का जो है बचाव नहीं कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये तो मेरी बीवी है, मैं इसका रेप कैसे कर सकता हूँ। समझ गए होंगे आप सेंटेंस को। रिलेशनशिप आपका सब्जेक्ट है, कैन नॉट भी आपकी वर्ब है। अब इसमें देखने वाली चीज़ देखो, मैरिटल मतलब रिलेटेड टू योर मैरिज। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं मैरिटल के साथ साथ, है ना, जैसे कि नप्शल, कॉन्जुगल, स्पाउसल और मैट्रिमोनियल। चारों का मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ रिलेशन टू मैरिज, है ना, चारों पांचों वर्ड्स का। आपकी वर्ब है यहाँ पे कैन नॉट बी। मैं आप सभी से सवाल पूछूंगा यहाँ पे, अपने आप से सवाल पूछो, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कैन के बाद में हमें बी लगाना पड़ा। आप जब पूछोगे तो आपको रूल भी याद आ जाएगा, है ना। चलो अब देखो, ये जो कैन है ना, ऐसी बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास 13 वर्ड्स हैं एग्जैक्टली। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, ये सब कहलाते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब पे हम अलग से एक चैप्टर कर चुके हैं ग्रामर सीरीज में, आपने डिटेल में इनको देखा है। इनकी खासियत होती है, ये मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होंगी। इसका मतलब क्या है, इसके बाद एक मेन वर्ब आएगी आएगी। अच्छा, उस मेन वर्ब की खासियत क्या होगी, वो सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब होगी। इसको अप्लाई करते हैं। शालिनी माइट क्रैक्स द एग्जाम दिस ईयर। शालिनी, माइट का मतलब है हो सकना, शालिनी हो सकता है क्रैक कर दे एग्जाम को दिस ईयर। देखो वर्ब आपने लगाई है शालिनी के हिसाब से क्रैक्स, शालिनी सिंगुलर और पीछे आपने एस लगा दिया। ये तब सही होता है जब बीच में मॉडल ना होती। शालिनी क्रैक्स एग्जाम दिस ईयर, शालिनी ने इस ईयर जो है एग्जाम को क्रैक किया, है ना, क्रैक्ड या क्रैक्स। ध्यान देना, अगर माइट बीच में लग गया है, मॉडल बीच में लग गई है, अब यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव ही आएगा। शालिनी लिखा है फिर भी मैं लिखूंगा क्रैक, ठीक है ना। पहली खासियत तो इनकी ये होती है। दूसरा, शालिनी माइट सक्सेसफुल, हो सकता है शालिनी सक्सेसफुल हो, शालिनी माइट सक्सेसफुल। अब इस केस में माइट के बाद में मेन वर्ब आई नहीं, सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको एक स्टेप नहीं लगानी होती है बी, इसलिए मॉडल वर्ब्स के बाद में बी आया होता है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स के बाद कोई मेन वर्ब नहीं होती। हम बी को लगा करके इस रूल को पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ आपको मेन वर्ब ना मिले, कैन, कुड, शुड, वुड के बाद आप बी को लगा के आएंगे, जैसे कि इस केस में। चलो आ जाओ, अब इसके एक समरी ले लेते हैं, आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा मामला है। एक लड़का और एक लड़की लिव इन में रहते थे। लड़का एक स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर। लिव इन में रहना आप जानते हैं, बिना शादी के हस्बैंड वाइफ की तरह रहना। लड़की अंडर एज थी, 18 साल से कम की थी। इन दोनों का लिव इन में रहने का मकसद ये था कि लड़की का कहना है इसने मुझे शादी करने का वादा किया था, और इसी वादे के चक्कर में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ, जिसको इस लड़की ने आज की डेट में बताया रेप, है ना। इस लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, शादी किसी और से कर ली। अब ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने पे जज साहब ने बोला कि अगर आप लिव इन में रह रहे हो, सवाल पूछा उन्होंने, अगर लिव इन में रह रहे हो क्या उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप बोला जा सकता है कुछ सालों के बाद जाकर के। दूसरा, जब उनको ये पता लगा कि लड़की लड़के से शादी करना चाहती है
है ना, या थी, तो उन्होंने लड़के से पूछा क्या आप भी शादी करना चाहते हो उस लड़की से। अब ये मामला तूल पकड़ गया। सब लोगों का ये कहना है कि जज को ये बात शोभा नहीं देती, जज को तो सीधे इंसाफ करना चाहिए। अगर लड़का गुनहगार पाया जाता है तो उसको सज़ा दे, ना कि ऐसी बात करे कि आप शादी करोगे या नहीं करोगे। बस यही मामला है पूरा का पूरा, समझ गए ना। आज की टोन है सजेस्टिंग और एथिकल। वैसे तो ये बात कर रहा है एथिक्स की, जज को क्या करना चाहिए, लेकिन ये मामले में दो पहलू हैं, है ना। आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो पूरा आपको दोनों पहलू समझ में आएंगे। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। कह रहा है अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग मैरिज इज बिल्ट अराउंड लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कंसेंट। कह रहे एक रिश्ता जो है ना, रिलेशनशिप दो इंसानों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, जिसमें शामिल है मैरिज। बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं दो लोगों में, दोस्ती का हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है। कह रहा है मैरिज के साथ साथ, है ना, ऐसा कोई रिश्ता, कह रहा है वो बिल्ड होता है किसके आसपास, प्यार के आसपास, इज्जत के आसपास, रिस्पेक्ट के आसपास, भरोसे के आसपास और कंसेंट के आसपास। कंसेंट का मतलब क्या होता है, आपकी विलिंगनेस, आपका अग्रीमेंट, है ना। दोनों साथ में रहते हैं तो अपनी मन मर्जी से रहते हैं, कोई इंसान किसी दूसरे के साथ ज़बरदस्ती नहीं रह सकता, समझ गए ना। रिलेशनशिप आपका सब्जेक्ट, इज बिल्ट आपकी वर्ब, है ना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, देखो रिलेशनशिप भी आ गई और मैरिज भी आ गई, दो चीज़ें आ गई। अगर दो चीज़ें आ गई तो फिर भी मैंने वर्ब को इज लगाया है, मैंने मैरिज को मेरा सब्जेक्ट नहीं माना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि मैरिज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, रिलेशनशिप ही मेरा सब्जेक्ट है और वर्ब मैंने सिंगुलर ली है। अगर मैरिज मेरा सब्जेक्ट बने तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, है ना, आप जानते हैं। देखो ध्यान से, ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद या विद, ये सभी के सभी प्रेपोजिशंस हैं। इसका मतलब क्या, इनके बाद में जो आता है वो इनका ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो इनका ऑब्जेक्ट होता है तो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। जैसे द ब्राइड टुगेदर विद हर फादर एंड ब्रदर वॉज या वर वॉकिंग टुवर्ड्स द ब्राइड्स ग्रूम। जो दुल्हन थी अपने पिता और अपने भाई के साथ वॉक टुवर्ड्स कर रही थी दूल्हे की तरफ, है ना, ब्राइड्स ग्रूम की तरफ। अब देखो कितने लोग वॉक कर रहे थे, फादर भी कर रहे थे, ब्रदर भी कर रहे थे, दुल्हन भी कर रही थी। हिंदी में तो काफ़ी लोग कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश के अंदर टुगेदर विद का यूज़ होने से ये फादर और ब्रदर जो हैं टुगेदर विद के ऑब्जेक्ट हो गए। अगर ऐसा है तो ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है तो सिर्फ दुल्हन ही वॉक कर रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही वॉक कर रहा है। सब्जेक्ट के लिए वर्ब आएगी सिंगुलर, वॉज लगाएंगे, वर को नहीं लगाएंगे। तो हिंदी से कंफ्यूज हो जाते हैं हम, लेकिन इंग्लिश में टेक्निकली जाओगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही है और उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। इसीलिए यहाँ पे रिलेशनशिप के हिसाब से लगी है, इंक्लूडिंग का ऑब्जेक्ट है मैरिज। कह रहा है विद इन दैट सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क अ वायलेंट एंड एक्सप्लॉइटिव एक्ट लाइक रेप हैज़ नो प्लेस। कह रहा है इस सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क के अंदर, इस सिविलाइज का मतलब होता है जो बिल्कुल सभ्यता से रिलेटेड हो, है ना। कह रहे सभ्यतापूर्ण ढांचे के अंदर एक बहुत ही वायलेंट जो है वायलेंस से भरा हुआ और एक्सप्लॉइटेटिव, बहुत ही शोषणकारी जो एक्ट है, जो कृत्य है, जैसे कि रेप, है ना। कह रहे इसकी कोई जगह नहीं है, हैज़ नो प्लेस। तो मतलब हम सिविलाइज्ड पीपल हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे ना वायलेंस की ज़रूरत है, ना शोषण की ज़रूरत है और रेप की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे समाज में। एक्ट आपका सब्जेक्ट, हैज़ आपकी वर्ब। लाइक और एज में आप डिफरेंस जानते हैं, लाइक एक प्रेपोजिशन है, एज कंजंक्शन है। यहाँ पे रेप नाम का ऑब्जेक्ट मिला हुआ था इसलिए हमने लाइक को यूज़ किया। एन एक्ट लाइक रेप हैज़ नो प्लेस, यहाँ पे लाइक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रेप। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ रेप इज़, तो यहाँ पे लाइक की जगह मुझे बदलना पड़ेगा इसको एज से। अच्छे से आप जानते हैं एज एक कंजंक्शन है, अपने बाद में क्लोज लेगी, लाइक एक प्रेपोजिशन है, अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगी। अगर वर्ब मिल गई इस ऑब्जेक्ट को तो वैसे ही आप लाइक को एज में बदल दोगे। आगे बढ़े, ये सब चीज़ों पे मैं अलग से वीडियोस कर चुका हूँ, आपको मालूम होगा। डिटेल के अंदर ये सब चीज़ हम सीख चुके हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट्स में, है ना। कह सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट्स लेड अ क्वेरी टू अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय asking whether he would marry a girl he was accused of raping repeatedly while she was a minor is insensitive to the core। कह रहा देखे जाने पर इस कॉन्टेक्स्ट में, पास्ट पार्टिसिपल, देखे जाने पर इस हालात में, जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट क्वेरी है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी भी नया सवाल है, और किसके लिए भाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, महाराष्ट्र के एक सरकारी नौकर के लिए। और क्वेरी वो है जो पूछने वाली है, आस्क करने वाली है, हाँ के ना वो शादी करेगा एक लड़की से, और वो लड़की जिसको वो अक्यूज्ड ऑफ है, जिसके ऊपर उसको अक्यूजिशन लगा हुआ है रेप करने का रेपिटेडली बार बार, जब वो लड़की एक माइनर थी, जब वो लड़की 18 से कम की थी। कह रहा है ये जो क्वेरी है ना, ये है बिल्कुल इनसेंसिटिव, असंवेदनशील। और कैसे असंवेदनशील, टू द कोर, एकदम जेन्युइनली।
समझ गए ना। तो कह रहा है अगर ऊपर वाले फ्रेमवर्क को देखें, अपने सिविलाइज फ्रेमवर्क को, जिसमें रेप की कोई जगह नहीं है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है इस आदमी से कि वो शादी करेगा उस लड़की से या नहीं जिसको उसने बार बार रेप किया है जब वो एक माइनर थी, कह रहा है वो अपने आप में बहुत असंवेदनशील सवाल है और बिल्कुल टू द कोर तक संवेदनशील है, जेन्युइनली, एब्सोल्युटली या पर से, है ना, एकदम अंदर तक। आगे बढ़े। बहुत कुछ है इसमें देखने वाला, बस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब मैच कर लोगे समझ में आ जाएगा। क्वेरी के लिए वर्ब, क्वेरी के लिए हमने पार्टिसिपल यूज़ किया है वर्ब के आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह। कौन सी क्वेरी? जो कि आस्क करने वाली है कि वो शादी करेगा या नहीं करेगा। अक्यूज के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स है, आप जानते हैं जो है फिक्स प्रेपोजिशंस को। कह रहे बाय ऑफरिंग मैरिज एज अ सोल्यूशन टू द रेप विक्टिम द जुडिशरी फेल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ गर्ल। कह रहे ऑफर करके मैरिज को एक सोल्यूशन के तौर पे, एक उपाय के तौर पे, और किसके लिए? रेप विक्टिम के लिए। कह रहा है ऐसा काम करके ना जुडिशरी फेल हो गई, जुडिशरी नाकामयाब हो गई। किस चीज़ में भाई? प्रोटेक्ट करने में, महफूज करने में अधिकारों को, राइट्स को एक लड़की के, है ना। तो ऐसा और मैरिज का प्रपोजल दे करके जुडिशरी अपने आप में फेल हो गई है, बिल्कुल ही नाकामयाब रही है। कह रहा है इंस्टेड ऑफ मेडिंग आउट हार्श पनिशमेंट द कोर्ट आस्क्स अ लॉयर representing the accused to find out whether his client would be willing to marry the victim or risk going to jail। कह रहे बजाय, इंस्टेड ऑफ आप जानते हैं ना, बजाय, कह रहे बजाय मेट आउट करने के, बजाय लगाने के, बजाय इम्पोज करने के, बहुत ही हार्श पनिशमेंट को, बहुत ही कड़ी सजा को, ऐसा करने की बजाय कोर्ट ने पूछा लॉयर से, और कौन सा लॉयर? जो रिप्रेजेंट कर रहा था इस अक्यूज्ड को, इस अभियुक्त को, है ना, इस आदमी के लॉयर को पूछा। और क्या पूछा भाई? कि वो फाइंड आउट करे हाँ कि ना, ये जो आदमी है, जो उसका क्लाइंट है, वो होगा या नहीं होगा विलिंग, मतलब तैयार शादी करने के लिए उस विक्टिम से, शिकार से, या फिर वो रिस्क लेगा जेल जाने का। समझ गए? ये कोर्ट की बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट थी। पनिशमेंट देने की बजाय उस आदमी के लॉयर से पूछ लिया कि तुम्हारा जो मुवक्किल है वो तैयार है शादी करने के लिए लड़की को या नहीं, या फिर जेल भेज दूं, है ना, ऐसा इनका कहना था। अब इस सेंटेंस में देखेंगे क्या क्या वर्ड्स कैसे कैसे आए हैं। इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, है ना, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय। इसको इंस्पाइट ऑफ से बिल्कुल भी वो मत करना कंफ्यूज। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। मेट आउट करने का मतलब होता है देना, लगाना, किसी सज़ा को, किसी टैक्स को इन्फ्लिक्ट करना, इम्पोज करना, है ना, ज़बरदस्ती देना किसी को कोई गलत चीज़। लॉयर के लिए ही पार्टिसिपल लगा है, वो वाला लॉयर जो रिप्रेजेंट कर रहा था, एक एडजेक्टिव है पार्टिसिपल। फाइंड आउट करना मतलब पता लगाना। वुड के बाद में बी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं रखी हुई थी। मॉडल वर्ब्स अपने बाद में स्टेप नहीं लेती हैं बी, अगर मेन वर्ब ना रखी हो। विलिंग का मतलब है तैयार। रिस्क के बाद में यहाँ जीरंट रखा हुआ है, इसका एक सीधा सा आपके पास रूल है। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं इंक्लूडिंग रिस्क जो अपने बाद हमेशा लेंगी जीरंट, दूसरी वर्ब लेंगी तो जीरंट फॉर्म में ही आएगी। जैसे आई कैंट रिस्क टू स्लीप टिल लेट सो आई सेट एन अलार्म एवरी डे। मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं जोखिम नहीं उठा सकता देरी तक सोने का, इसलिए मैं सेट करता हूँ अलार्म को हर रोज़। रिस्क के बाद में क्या आएगा? हमेशा और हमेशा जीरंट। यहाँ पे लगा दिया इन्फिनेटिव। क्या करूँ? इस इन्फिनेटिव का टू निकाल के इसको जीरंट में बदल दो। आई कैंट रिस्क स्लीपिंग टिल लेट सो आई सेट एन अलार्म एवरी डे। अब आपका काम क्या है? जैसे ही मैं आपको इस तरह के रूल्स बताऊं, आपको दूसरी सभी वर्ब्स याद करनी चाहिए, अपने नोट्स में देखनी चाहिए जो इस तरह से बिहेव करती हैं। रिस्क है, एडमिट है, प्रैक्टिस है, डोंट माइंड है ना, कीप है, सभी वर्ब्स को आपको एक बार जो है ना नज़र से निकालना चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर याद कैसे होंगे इतनी सारी वर्ब्स? मैं हर तीसरे चौथे दिन आपको कुछ कॉन्सेप्ट करवाता हूँ इस तरह के। आप अगर बार बार उन वर्ब्स को देखोगे वो याद होने ही वाली हैं आपको, है ना। मुझे भी ऐसे ही हुई थी। कह रहा है इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट have always worked hard against misogyny, patriarchal mindsets and other feelings such as blaming the victim for rape। कह रहा है इक्वल राइट के जो एक्टिविस्ट हैं, समान अधिकारों के जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने हमेशा ही वर्क हार्ड किया है, बहुत ही कड़ी मेहनत की है। किस चीज़ के खिलाफ? अगेंस्ट, इस चीज़ के खिलाफ और इस चीज़ के खिलाफ, मिसोजिनी के खिलाफ और पैट्रियार्कल माइंडसेट के खिलाफ। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, है ना। और दूसरी कई ऐसी नाकामयाबियों के खिलाफ, जैसे कि ब्लेम करना विक्टिम को रेप के लिए। ऐसा भी होता है कुछ दक्षिण यूनिवर्सिटी समाजों में, लड़की को ब्लेम किया जाता है कि तेरी वजह से ही तेरा रेप हुआ, है ना। ऐसी चीज़ों के खिलाफ ही इक्वल राइट एक्टिविस्ट जो हैं हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। अब देखो दोनों चीज़ें क्या क्या है, मिसोजिनी और पैट्रियार्कल। मिसोजिनी वर्ड बना है मिसो प्लस में जिनी से। जिनी मतलब विमेन, मिसो मतलब हेट। मिसोजिनी का मतलब है हेट्रेड फॉर विमेन।
किसी लेडी का रेप हुआ है और आप उस लेडी को ही हेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो देखो ये कैसी औरत है, इसका रेप हो गया। गलती उसकी नहीं है, गलती रेपिस्ट की है। रेपिस्ट को तो आपने फांसी पे लटकाया नहीं, औरत को आपने जो है उसको गलत ठहरा दिया, मिसोजिनिस्ट। अब देखो इसी से बहुत सारे वर्ड बनेंगे, रूट वर्ड्स हैं दोनों। मिस का मतलब हेट, जिन का मतलब विमेन। अब देखो एक रूट है फिल, अगर आप फिल लगा दोगे जिन के आगे तो बन जाएगा फिलोजनी। इसका मतलब है औरतों के लिए सम्मान, औरतों के लिए प्यार, औरतों के लिए एडमायरेशन, है ना। अगर आप एंट्री लगा दोगे मिस के आगे, एंट्री मतलब मैन, तो बन जाएगा मिस एंट्री, मतलब आदमियों के लिए हेट। मिसोजनी मतलब औरतों के लिए हेट, मिसोजनी मतलब आदमियों के लिए हेट। अगर आप एंथ्रोप लगा दोगे मिस के आगे तो बन जाएगा मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप मतलब पूरी मैन काइंड के लिए हेट, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन। अगर आप पूरी मैन काइंड से, ह्यूमैनिटी से हेट करते हो तो आप मिज़ेंथ्रोपिक पर्सन हो, समझ गए ना। तो इस तरह से रूट वर्ड्स चलते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, रूट्स आपके सामने हैं। अगर मैं फिल के आगे एंथ्रोप लगा दूं तो उसका मीनिंग क्या मिलेगा। अगर मैं फिल के आगे एंथ्रोप लगा दूं, जो वर्ड बनेगा वो वर्ड क्या होगा और उसका मीनिंग क्या होगा। जवाब आपको मिलेगा क्विज के अंदर, लास्ट में उस क्वेश्चन को करेंगे हम, है ना। पेट्रियार्कल, पेट्री मतलब फादर, आर्की मतलब रूल। पेट्रियार्कल मतलब ऐसा समाज जिसमें मेल डोमिनेट करता हो। घर में जैसे आपके फादर डोमिनेट करते हैं, पूरे समाज में इसी तरह से मेल डोमिनेट करते हो, ऐसी सोसाइटी को बोलते हैं पेट्रियार्कल। थोड़े भारी वर्ड्स हैं इसलिए मैंने तोड़ के बता दिया आपको, है ना। कह रहा दिस आर्ड्यूस बैटल for equality becomes even more difficult when people in high offices make offensive remarks। कह रहा है ये जो बैटल है बहुत ही आर्डुअस है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना। कह रहा है किसके लिए बैटल, इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए। कह रहा है ये बन जाती है और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जब when लोग जो हैं हाई ऑफिसेज में, बड़े बड़े ओहदों पे बनाते हैं ऑफेंसिव रिमार्क्स को, गलत बातों को, समझ गए ना। जब जज साहब भी गलत बात करते हैं तो ये बैटल और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जज भी आपके खिलाफ ही बात कर रहा है ना। ऑन मंडे द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे टोल्ड द लॉयर ऑफ द रेप एक्यूज्ड वी आर नॉट फोर्सिंग यू। कह रहे मंडे को हमारे CJI ने, जस्टिस साहब ने, शरद बोबडे ने, इन्होंने जो टोल्ड किया जो लॉयर को इस रेप एक्यूज के, कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल भी दबाव में नहीं डाल रहे हैं, है ना। द लॉयर लेटर टोल्ड द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट रिफ्यूज टू मैरी द गर्ल बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। और लॉयर ने बाद में बताया कोर्ट को कि क्लाइंट ने मना कर दिया है शादी करने के लिए, क्योंकि ये जो क्लाइंट है ऑलरेडी मैरिड है, इसने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली है। तो ये हुआ मंडे को। पहले बोबड़े साहब ने बोला ये शादी करेगा, फिर क्लाइंट ने बोला भाई नहीं कर सकता, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, टोल्ड आपकी वर्ब है, ये साइड में चला गया वर्ब वाला, इसको सही कर लेना, है ना। एक्चुअल में टोल्ड आपकी वर्ब है, कुछ और इसमें है ही नहीं देखने वाला, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है इन हिज पिटिशन द अक्यूज्ड रिकाउंटेड द एलिगेशंस दैट ही सेक्सुअली अब्यूज्ड द गर्ल सिंस शी वॉज इन हाई स्कूल एंड ऑल्सो दैट ही हैड थ्रेटन्ड द माइनर। कह रहे अपनी पिटीशन में, अपनी रिट में, अपनी याचिका में इस अक्यूज्ड ने, इस आदमी ने जिस पे रेप का इल्ज़ाम लगाया, रिकाउंट किया, फिर से पूरा किस्सा सुनाया उन एलिगेशंस का, उन आरोपों का कि उसने सेक्सुअली अब्यूज़ किया इस लड़की को जब वो हाई स्कूल में थी, 10वीं 12वीं में थी, और साथ ही साथ थ्रेटन भी किया उसको इसने धमकी भी दी है इस माइनर को, जो कि अभी 18 साल की हुई नहीं थी। अब देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, रिकाउंट करने का मतलब है किसी बात को नरेट करना। अब इस लड़की ने तो इस पर लगा दिया एलिगेशंस, इसने रिकाउंट किया, उनको पूरी कहानी को डिटेल में बताया कि ये लड़की कह रही है कि मैंने इसका रेप किया, नहीं मैंने इसका रेप नहीं किया, मैं लिव इन में इसके साथ में रहता था और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स था। अब ये बोल रही है कि रेप है, मेरे हिसाब से वो रेप नहीं है। तो इसने अपना पक्ष रखा है, रिकाउंट करने का मतलब ये है ना, अपनी कहानी रखी है सब एक्यूजेशंस के सामने, समझ गए। बड़े आगे कह रहा है इन अनदर केस द बेंच स्टेट, अब ये बताएगा पहले ऐसे केसेस में क्या हुआ है ना। कह रहा है इन अनदर केस द बेंच स्टेट द अरेस्ट ऑफ अ मैन अक्यूज्ड ऑफ रेप आफ्टर फाल्सली प्रॉमिसिंग मैरिज। कह रहे एक दूसरे केस में बेंच ने स्टे कर दिया, बेंच ने रोक दिया अरेस्ट को एक इंसान की, एक मैन की, जो अक्यूज्ड ऑफ था, जिस पे इल्ज़ाम लगा था रेप का। कह रहा कब, फाल्सली प्रॉमिस करने का मैरिज का। उसने पहले मैरिज का प्रॉमिस किया, फॉल्स प्रॉमिस था, उस प्रॉमिस के सहारे उसने रेप किया लड़की का, और उसके बाद में उससे शादी नहीं की, ये फॉल्स प्रॉमिस हो गया, और कोर्ट ने बोला कि इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, है ना। समझ गए। बेंच आपका सब्जेक्ट, स्टे आपकी वर्ब, आदमी वो जो अक्यूज था, अक्यूज यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन अक्यूज अपने बाद में प्रीपोजिशन फिक्स रखता है ऑफ, इसलिए इसने इफ को ऑफ को ले लिया, है ना। कर द विक्टिम सेड शी वॉज प्रॉमिस्ड मैरिज
एंड वॉज ब्रूटली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड। कह रहा है विक्टिम ने ऐसा कहा कि वो प्रॉमिस की गई थी शादी के लिए, उसको वादा किया गया था शादी का, और उसको बहुत ही ब्रूटली और सेक्सुअली अब्यूज भी किया गया था, है ना। उसको बहुत अमानवीय तरीके से शारीरिक तौर पे उसका गलत फ़ायदा उठाया गया था। कह रहा द सीजे आस्क्ड द गर्ल्स लॉयर, इसी सीजे साहब ने आस्क किया था गर्ल्स के लॉयर को, पूछा था व्हेन टू पीपल आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ हाउ एवर ब्रूटल द हस्बैंड इज कैन यू कॉल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम रेप। देखो पूरे आर्टिकल की आत्मा यही है ना। यही लाइन प्रूव करेगी आपको कि सीजीआई का पक्ष क्या है, उनका सोचना क्या है ना। सीजीआई ने गर्ल के लॉयर को पूछा जब दो इंसान लिविंग कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ के जैसे, चाहे कितना भी ब्रूटल हस्बैंड हो, चाहे कितना भी अमानवीय बर्ताव वो करे, क्या उनके बीच के सेक्सुअल इंटरकोर्स को, उन दोनों के बीच के आप रेप कह सकते हैं? आप दोनों साथ में रहने अपनी मन मर्जी से, अब आपको लगा कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे शादी नहीं की, साथ में तो रह लिया, क्या आज आप उस इंटरकोर्स को रेप बोल सकते हैं? तो ये इनका सीजीआई का सवाल है गर्ल के लॉयर से। इस बात के दोनों ही पहलू हैं ना, सीजीआई भी अपनी जगह गलत नहीं है और ये आर्टिकल भी अपनी जगह गलत नहीं है। हाउएवर का मतलब है चाहे कितना भी, चाहे कैसा भी, टू वट एवर डिग्री और टू वट एवर मैनर, है ना। सिंपल सेंटेंस से रिपीट नहीं करूंगा। कह रहा है इन बोथ केसेस दीज क्राइम्स अट्रैक्ट सीवियर पेनल्टीज अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। कह रहा है दोनों ही केसेस के अंदर ये जो क्राइम है, चाहे तो आप ब्रूटैलिटी करो, चाहे आप रेप करो, चाहे आप अमानवीय बर्ताव करो, चाहे आप बलात्कार करो, ये जो क्राइम्स हैं ट्रीट करते हैं बहुत ही खराब पेनल्टीज को इस लॉ या इस एक्ट के अंदर 2013 के, है ना। कह रहा है ऑन मैरिटल रेप दो द रिकमेंडेशन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्ट द जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी वॉज क्लियर द लॉ टू स्पेसिफाई दैट अ मैरिटल और अनदर रिलेशनशिप बिटवीन द perpetrator एंड विक्टिम कैन नॉट बी ए डिफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेशन। कह रहा है मैरिटल रेप के बारे में, मैरिटल रेप आप समझ गए ना, शादीशुदा औरत का रेप, शादीशुदा औरत बोल रही है मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया है ना, इसको बोलते हैं मैरिटल रेप। कह रहा है मैरिटल रेप के मामले में हालांकि रिकमेंडेशन को इंक्लूड नहीं किया गया था एक्ट में, हालांकि सिफारिश को एक्ट में नहीं रखा गया है, फिर भी जो जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी है वो बिल्कुल साफ थी, क्लियर थी कि लॉ को स्पेसिफाई करना ही चाहिए, लॉ को साफ साफ हमें बताना ही चाहिए, और इस बात को कि एक मैरिटल या कोई भी रिलेशनशिप, चाहे लिव इन हो चाहे मैरिटल हो, दो इंसानों के बीच में एक शिकार और एक शिकारी, परपेट्रेटर और विक्टिम, कह रहा है वो नहीं हो सकती एक डिफेंस, नहीं हो सकती वो एक बचाव, और किसके सामने? सेक्सुअल वायलेशन के सामने। तो J.S. वर्मा कमेटी का यही कहना था, अगर किसी लड़की को या लेडी को फील होता है कि शादी के बाद भी उसका रेप हुआ है तो उसको रेप की तरह ही ट्रीट करना है, शादी जो है बचाव का काम नहीं करेगी उस रेप के लिए। समझ गए ना। सिंपल सेंटेंस है, लॉ की वर्ब है और टू स्पेसिफाई, रिलेशनशिप की वर्ब है कैन नॉट बी। अगेन बी आप देखोगे मॉडल्स के बाद में जब मेन वर्ब ना रखी हो, कैन तो आ गया, मेन वर्ब तो आई नहीं, है ना, तो बी को बीच में घुसाना पड़ा। परपेट्रेटर मैंने आपको बता दिया, रॉन्ग डूअर हो, मिसक्रिएंट हो, कल्प्रिट हो, ऐसा पर्सन जिसने कोई गलत काम किया हो। कह रहा है साइडिंग द जजमेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन CR वर्सेज UK इट एंडोर्स द कंक्लूजन दैट अ रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द विक्टिम। कह रहे हैं साइन करते हुए जजमेंट को हवाला देते हुए इस फैसले का, और किसका? यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, एक इंटरनेशनल जजमेंट का हवाला देते हुए इस केस के अंदर। कह रहा है इस कमेटी ने, J.S. वर्मा ने एंडोर्स किया, इसने सपोर्ट किया इस कंक्लूजन को, इस बात को, इस आखिरी विचार को, दैट वो ये कि एक रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट, एक रेपिस्ट रेपिस्ट ही होता है बिना किसी रिलेशनशिप के विक्टिम के साथ। अगर हस्बैंड है तो भी रेपिस्ट है, अगर बॉयफ्रेंड है तो भी रेपिस्ट है, अगर लड़की ने बोल दिया तो रेपिस्ट है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में उसके साथ में रहता हो। समझ गए ना। तो ये एक इंटरनेशनल फैसला है जिसका इसने साइट किया, इस कमेटी ने उसका हवाला दिया। अब देख लेना सब्जेक्ट वर्ब इसमें, इट की वर्ब है एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब है सपोर्ट करना, रेपिस्ट की वर्ब है रिमेन्स, रिगार्डलेस का मतलब है बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए, रिगार्डलेस के बाद में आप ऑफ प्रिपोजिशन को फिक्स पाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ दैट, रिगार्डलेस ऑफ दिस, है ना, बिना किसी चीज़ को तवज्जो या कंसीडरेशन दिए। कह रहा है इन शिम्बू एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 द सुप्रीम कोर्ट सेट द ऑफर ऑफ अ रेपिस्ट टू मैरी द विक्टिम कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस द सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। अब ये बिल्कुल सही बात है, इस केस के अंदर 2013 के, है ना, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक ऑफर है एक रेपिस्ट का, एक बलात्कारी का, कि वो शादी करेगा एक विक्टिम से, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो रिड्यूस करने के लिए उस सेंटेंस को, उस सज़ा को,
जो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है। अगर 7 साल की सज़ा है रेप की, तो ऐसा नहीं है रेप करने के बाद आप उस लड़की से शादी करें और 7 की जगह 4 साल की सज़ा लें, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि रेप तो रेप है, सज़ा तो मिलेगी चाहे तुम शादी करो चाहे ना करो। सिंपल सेंटेंस। मैरी पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैरी के बाद में आप अगर एक्टिव में सेंटेंस को देख रहे हैं तो मैरी के बाद में आप कभी भी प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं करेंगे। निमिषा मैरिड मोहन, निमिषा ने मोहन से शादी की। मैरिड टू मोहन नहीं आएगा। मैरी के बाद में टू तब आएगा जब मैरी के पहले इज एम आर वॉज वर लिखा हो, तब ये एडजेक्टिव में बदल जाता है। शी इज मैरिड टू मोहन, इज मैरिड आ गया ना, इज मैरिड, तो ये मैरिड एडजेक्टिव होगा तब तो टू लेगा अपने बाद, लेकिन ये सीधे सीधे एक्टिव में आ जाए तो अपने बाद में टू नहीं लेगा। कह रहा व्हेन द स्कार्स ऑफ निर्भया केस आर स्टिल रॉ एंड अ सीरीज ऑफ रेप एंड मर्डर्स आर बीइंग रिपोर्टेड अगेंस्ट माइनर्स especially Dalits in UP. The judiciary's shocking remarks echo a deep-set prejudice against gender equality. कह रहे जब स्कार्स, जब जो है निशान, इंजरी मार्क्स और किसके, निर्भया केस के, अभी भी हरे हैं, अभी भी रॉ हैं, अभी भी कच्चे हैं। कह रहे अभी निर्भया केस के मार्क्स तो अभी भी कच्चे हैं और एक सीरीज़, एक पूरी की पूरी श्रृंखला रेप की और मर्डर्स की रिपोर्ट की जा रही है माइनर्स के खिलाफ, छोटे बच्चों के खिलाफ, खास करके दलित्स की यूपी के अंदर। कह रहे जब ऐसा हो रहा है हमारे देश में तो जुडिशरी जो है ना, उसके शॉकिंग रिमार्क्स वो एको करते हैं, वो रिपीट करते हैं ना, रेजोनेट करते हैं, गूंजते हैं। और क्या गूंजाते हैं भाई, एक बहुत ही डीप सेट, एक बहुत ही गहरा किया हुआ प्रेजुडिस को। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायसनेस, किसी चीज़ के लिए आपकी जो है तरफदारी, और तरफदारी किसके खिलाफ, जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ। तो ऑलरेडी औरतें परेशान हैं, माइनर परेशान है, ऐसे टाइम पे जुडिशरी का रिमार्क जो है जेंडर इक्वलिटी को नुकसान पहुंचाता है, उसके सामने एको करता है एक बहुत ही ख़राब डीप सेट प्रेजुडिस को। समझ गए। प्रेजुडिस का मतलब होता है आपका बराबरी वाला दिमाग ना होना, किसी चीज़ की तरफदारी करना, है ना। डीप सेट मतलब अंदर घर किया हुआ। एको का मतलब है गूंजना, रेजोनेट करना, रिपीट करना। जब आप किसी गुफा वुफा में बोलते हो ना तो आपकी आवाज़ आपको आती है, तो वो एको कहलाती है। कह रहे द लॉ शुड डिलीवर जस्टिस नॉट ब्लेटेंटली टिल्ट द स्केल्स अगेंस्ट द वीमेंस राइट। कह रहा है कानून को डिलीवर करना चाहिए जस्टिस को, ना कि खुलेआम टिल्ट कर देना चाहिए, ना कि उसको खुलेआम जो है झुका देना चाहिए पलड़े को। और किसके खिलाफ, वीमेंस के राइट्स के खिलाफ। तो औरतों के हकों के से उल्टा पलड़ा झुकाने की बजाय कानून को डिलीवर कर देना चाहिए जस्टिस को, है ना। औरतों के हकों पे जो है हमला नहीं करना चाहिए। ब्लेटेंटली मतलब खुलेआम, ओपनली, फ्लैग्रेंटली, ब्रेजनली। आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल सा आर्टिकल है। आज के आर्टिकल पे आपकी राय क्या है, आपकी टेक क्या है ना। मैरिटल रेप्स जस्टिफाइड हैं या नहीं कानून की नज़र में, ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बढ़ेंगे अपने क्विज़ की तरफ। थोड़ा सा मैंने अच्छा बनाया है क्विज़ को ताकि आर्टिकल जो है कंपेंसेट कर पाएँ अपने। सिंपल सा आर्टिकल था, आ जाओ। द टेक कंपनी गूगल अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक हैज़ बीन या हैव चेंज्ड आवर वर्ल्ड इन सच वेज। जो टेक कंपनी है गूगल, साथ ही साथ अलॉन्ग विद किसके, माइक्रोसॉफ्ट के और फेसबुक के, उसने बदल दिया है हमारी दुनिया को। ध्यान देना, अलॉन्ग विथ अगर ये लग गया तो इसके बाद जो भी आ रहा है वो गूगल का पार्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। सब्जेक्ट अकेला रह गया है गूगल, गूगल के लिए वर्ब आएगी सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे हैज़ लगा सकते हो या तो हैज़ बिन लगा सकते हो। हैज़ बिन लगने से ये सेंटेंस बन जाएगा पैसिव में, हैज़ बीन चेंज्ड। गूगल ने हमारी दुनिया को बदला है या हमारी दुनिया से गूगल बदल गया है। गूगल पे कुछ काम नहीं हो रहा, गूगल ने काम को किया है। एक्टिव में सेंटेंस सही है, हैज़ बिन का कोई काम नहीं है, हैज़ लगाओगे एक्टिव में रखोगे। एक्टिव पैसिव आने चाहिए आपको, है ना, ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, समझ गए। चलो, तो कह रहे हैं इस कंपनी ने इन दोनों के साथ मिलके हमारी दुनिया को बदल दिया है। और इन सच वेज, ऐसे वेज में दैट डैश रिवर्सिबल, दैट माइट नॉट बी, माइट बी और माइट हैव, ऐसे तरीक़ों से जो कि हो सकता है रिवर्सिबल ना हो। अगर आपको रिवर्सिबल नहीं होने की बात करनी है तो आप माइट के बाद में बी तो लो गई, तो या तो आपका आंसर है सी या आपका आंसर है बी। दोनों ही ग्रामेटिकली सही हैं। माइट नॉट भी मतलब जो कि रिवर्सिबल ना हो, और माइट भी मतलब जो रिवर्सिबल हो। अब आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के देखना है दोनों में से सही क्या है। ग्रामर के हिसाब से तो दोनों ही सही है ना। चलो आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर चेक करेंगे बी और सी में से हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए। आगे बढ़ो। एवरी ह्यूमन ऑन द प्लेनेट कैन फील हैव या कैन फील द इम्पैक्ट गुड और बैड ऑफ दीज कंपनीज ऑन हिज और हर लाइफ। कह रहा है हर इंसान हर आदमी इस प्लेनेट पे फील कर सकता है इम्पैक्ट को, अच्छे और बुरे, इन कंपनीज के उसकी लाइफ पे, ठीक है ना। अब देखो कैन के बाद में आप फील्स रख ही नहीं सकते।
कैन के बाद में चाहिए बेयर इन्फिनेटिव। या तो आप फील रखो या कैन को निकाल के फील्स रख दो, है ना। ह्यूमन के हिसाब से, एवरी के हिसाब से फील्स आएगा, लेकिन कैन के बाद में नहीं आएगा। तो ये तो आपका गलत हो गया। फील्स आना चाहिए, अगर फील अकेला आता तो ये भी गलत है। हैव का तो कोई मतलब है ही नहीं, और कैन फील है यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है ना। हर आदमी फील कर सकता है इनके असर को। अब देखो चौथे में रिगार्डलेस इंक्लूडिंग ऑफ या रिगार्डलेस ऑफ हिज जियोग्राफिकल लोकेशन, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल अफिनिटी। कह रहे हैं ये जो प्रभाव वो फील करेगा ना, बिना रिगार्ड दिए कहाँ पे वो रहता है, कैसा उसका सोशल स्टेटस है और किस पार्टी को वो सपोर्ट करता है, इस चीज़ों के बिना, इस चीज़ों को तवज्जो दिए बिना ही हर इंसान जो है फील करेगा इसके प्रभाव को। यहाँ पे लगेगा रिगार्डलेस ऑफ। मैंने आपको बताया रिगार्डलेस के बाद में ऑफ जो है फिक्स प्रपोजिशन है ना। यहाँ पे हिज के साथ में हर को भी लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ पे हर को भी मान लेना लगा हुआ है। मैं हटा रहा हूँ अभी एक बार। करेक्ट, टुडे मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दीज कंपनीज हैव रिजाइंड फ्रॉम देयर कंपनीज एंड स्टार्टेड इंगेजिंग इन मिज़ेंथ्रोपिक, मिसोजिनिक, फिलोजिनिस्ट और फिलेंथ्रोपिक वर्क, शेयरिंग देयर वेल्थ विद द कम्युनिटी। कह रहे ज़्यादातर फाउंडर्स ने, ज़्यादातर संस्थापकों ने इन कंपनियों के रिज़ाइन कर दिया अपनी नौकरियों से और स्टार्ट हो गए हैं वो इंगेज करना इस तरह के वर्क में। और कैसा वर्क है वो, जिसमें वो शेयर करते हैं अपनी वेल्थ को कम्युनिटी के साथ। अब देखो ये कोई अच्छा ही वर्क होगा, ख़राब वर्क तो नहीं होगा। तो यहाँ पे फिलो वाला तो काम आएगा, मिसो वाला काम नहीं आएगा। मिस का मतलब है हेट्रेट, मिसो लगाने का मतलब है नफ़रत। जब पैसा दे रहे हैं लोगों को, नफ़रत की बात तो है ही नहीं, अच्छा ही कुछ काम है। तो फिल का मतलब है प्यार। अब दो वर्ड्स हैं, फिलोजिनिस्ट और फिलेंथ्रोपिक। फिलोजिनिस्ट का मतलब है जो जिन्हीं से प्यार करे, जो औरतों को सम्मान दे, और फिलेंथ्रोपिक का मतलब है जो मैन काइंड से, ह्यूमन काइंड से सम्मान से जो है ट्रीट करे। फिलेंथ्रोपिक वर्क होता है जिसमें आप चैरिटी करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं ना। यहाँ पे वो फिलेंथ्रोपिक वर्क में लग रहे हैं, औरतों का कोई कनेक्शन नहीं है। ना बी आपका आंसर, ना ए आपका आंसर, आपका आंसर है डी। अब 2 नंबर पे आओगे तो आप समझोगे कि उस तरीके से इन्होंने हमें प्रभावित किया है जो कि इरिवर्सिबल है, जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, है ना। आपको एक फीलिंग आएगी पूरा आर्टिकल पढ़ के। अगर ऐसा है तो माइट बी या माइट नॉट बी में से मैं चूज़ करूँगा माइट नॉट बी को, इसको निकाल दो। उस तरीके से किया है जो कि रिवर्सिबल नहीं है, जिसको फिर से बदला नहीं जा सकता। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर वीडियो को। तब तक के लिए साइनिंग आउट।